इकाई 2 अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भलीभांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियां होती है। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग प्ररोहतंत्र होता है। चित्र 5.1 देखें। 5.1 मूल। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती है, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूलतंत्र बनाती है। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। चित्र 5.2 अ देखें। एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूलतंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। चित्र 5.2 ब देखें। कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर के बजाय पौधों के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। चित्र 5.2 स देखें। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी में जकड़कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। 5.1.1 मूल के क्षेत्र। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। चित्र 5.3 देखें। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। 5.1.2 मूल के रूपांतरण। कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। चित्र 5.4 तथा 5.5 देखें। गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शक्करकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती हैं। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती हैं? इन्हें प्रोप रूट यानी सहारा देने वाली मूल कहते हैं। इस प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती है। इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। कुछ पौधों जैसे राइजीफोरा, जो अनुक्षेत्रों में उगते हैं, में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। 5.2 तना। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? तो तना अक्ष का ऊपरी भाग है, जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शेषावस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के भी कार्य संपन्न करते हैं। 5.2.1 तने का रूपांतरण। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होते। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। चित्र 5.6 देखें। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चिरकालिक अंग की तरह
तरह कार्य करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी, घिया, खीरा, तरबूज आदि तथा अंगूर लता या वाइन। तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती हैं। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस और बोगनवेलिया। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने यानी ओपेंशिया और कैक्टस अथवा गूदेदार सिलेंडराकार यानी यूफोर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधों को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति में फैल जाते हैं और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूती है। पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे कलीय पादपों में एक पार्श्वी शाखा निकलती है जिसकी पोरियां छोटी होती हैं और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूलों का गुच्छा क्राइसेनिथ्म यानी गुलदाउदी में पार्श्वी शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख से निकलती हैं और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और इसके बाद बाहर निकल आती है और पत्तियों युक्त प्ररोह बनाती है। 5.3 पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती हैं। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। चित्र 5.7 देखें। पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती हैं और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णधार फूल जाता है। ऐसे पर्णधार को पर्णवृंत तल्प यानी पल्वाइनस कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा पतला लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताज़ी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं तथा शिरिकाएं होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। 5.3.1 शिरा विन्यास। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 5.7 देखें। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएं समानांतर होती हैं उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 5.7 देखें। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। 5.3.2 पत्ती के प्रकार। जब पत्ती की स्तरिका अचिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। चित्र 5.8 देखें। पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही एक्सिस के जो मध्य शिरा के रूप में होती है यानी पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण नीम है। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए सिल्कॉटन वृक्ष। 5.3.3 पर्ण विन्यास। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्रायः 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार। चित्र 5.9 देखें। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। उदाहरण के लिए गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण है केलोट्रोपिस यानी ओक और अमरूद। यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है तो उसे चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं, जैसे एल्स्टोनिया यानी डेविल ट्री। 5.3.4 पत्ती के रूपांतरण।
पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में जैसे मटर और रक्षा के लिए शूल यानी कांटों में जैसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाते हैं। चित्र 5.10 अ और ब देखें। प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचयित रहता है। चित्र 5.10 स देखें। कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन ओकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं। इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित होती है, उदाहरण के लिए घटपर्णी या और वीनस फ्लाई ट्रैप आदि। 5.4 पुष्प क्रम। फूल एक रूपांतरित प्ररोह है जहां पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती हैं। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम को दो प्रकार के असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। चित्र 5.11 देखें। ससीमाक्षी पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसा कि चित्र 5.12 में दिखाया गया है। 5.5 पुष्प। एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्ररूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावृंत, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। ये हैं कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। इन्हें परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। सममिति में फूल त्रिज्य सममिति यानी नियमित अथवा एक व्यास सममिति यानी द्विपार्श्विक हो सकते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्य सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सरसों, धतूरा और मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममित कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असममिति अथवा अनियमित कहते हैं, जैसे कि केना। एक पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है यदि उसमें उनके उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं यानी पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्पवृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंगता यानी हाइपोगाइनस, परिजायंगता यानी पेरिगाइनस तथा अधिजायंत यानी एपिगाइनस कहा गया है। चित्र 5.13 देखें। अधोजायंगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल तथा बैंगन हैं। परिजायंगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। इसके सामान्य उदाहरण हैं पल्म, गुलाब, आड़ू हैं। अधिजायंगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद तथा घिया। 5.5.1 पुष्प के भाग। प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायंग। चित्र 5.14 देखें। 5.5.1.1 कैलिक्स। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्रायः बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली यानी जुड़े हुए बाह्यदल अथवा पृथक बाह्यदली यानी मुक्त बाह्यदल होते हैं। 5.5.1.2 कोरोला। कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली अथवा पृथक दलीय हो सकता है।
पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। पुष्पदल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी और वेक्सिलरी होते हैं। चित्र 5.15 देखें। जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हों उसे कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे केलोट्रोपिस। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे, तीसरे आदि पर अतिव्याप्त हो तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। इसके उदाहरण हैं गुड़हल, भिंडी तथा कपास। यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण केसिया, गुलमोहर है। मटर सेम में 5 दल होते हैं। इनमें से बड़े मानक 2 पार्श्वी को और ये 2 सबसे छोटे अग्र दलों को अतिव्याप्त करते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को वेक्सिलरी अथवा पेपिलियोनियस कहते हैं। पुमंग 5.5.1.3 पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग हैं में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंध्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनियोट कहलाते हैं। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं उसे दल लग्न या एपीपेटलस कहते हैं, जैसे बैंगन में। यदि वे परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसे परिदल लग्न या एपीफिलस कहते हैं, जैसे लिली में। फूल में पुंकेसर मुक्त, बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल यानी एक संगी जैसे गुड़हल में, अथवा 2 बंडल द्विसंगी जैसे मटर में, अथवा 2 से अधिक बंडल यानी बहुसंगी जैसे सिट्रस में हो सकते हैं। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सेल्विया तथा सरसों में। 5.5.1.4 जायांग। जायांग फूल के मादा जननांग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडप से मिलकर बनते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडसन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब वे पृथक या मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में। इन्हें वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं। जब अंडप जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर तब उन्हें युक्तांडपी यानी सिनकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। बीजांडन्यास। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास सीमांत स्तंभीय, भित्ति आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। चित्र 5.16 देखें। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं जो 2 कतारें बनती है, जैसे कि मटर में। जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे होते हैं तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है लेकिन आभासी पट बनने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण है क्रूसीफर यानी सरसों तथा आर्जेमोन है। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं यह पुटी नहीं होते, जैसे कि डायएंथस तथा प्रिमरोज। तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी गेंदा है। 5.6 फल। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हों तो उसे अनिषेकी पार्थेनोकर्णिक फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गुदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गुदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतरी और अंतःफल भित्ति होती है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अस्टिल या ड्रुप कहते हैं। चित्र 5.17 देखें।
ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति गूदेदार एवं खाने योग्य फल, मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतःफल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। 5.7 बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना मटर बीजपत्र होते हैं। 5.7.1 द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की 2 सतहें होती हैं, बाहरी को बीजचोल और भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गुदेदार बीजपत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। चित्र 5.18 देखें। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, जबकि अरंड में यह गुदेदार होता है, भ्रूणपोषी है। 5.7.2 एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए आर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे स्कुटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। चित्र 5.19 देखें। 5.8 एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियां और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन आता है। पौधों के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं। पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को BR से, कैलिक्स को K से, कोरोला को C से, परिदल पुंज को P से, पुमंग को A से तथा जायांग को G से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को G और अर्धोवर्ती अंडाशय को G बार से लिखते हैं। नर फूल के लिए, मादा के लिए तथा द्विलिंगी के लिए चिन्हों से इंगित किया जाता है। त्रिज्य सममिति को तथा एक व्यास सममिति को प्रतिशत इंगित करते हैं। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यस्त क्रम और उनके संबंध चित्र 5.20 देखें के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग क्रमवार चक्कर में दिखाए जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायांग सबसे भीतर होता है। यह सासंजन तथा आसंजन को, चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीचों को इंगित करता है। नीचे सरसों के पौधे कुटुंब ब्रेसिकेसी के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र नीचे दिखाए गए हैं। चित्र 5.20 देखें। 5.9 कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। 5.9.1 फाबेसी। इस कुल को पहले पेपिलियोनोडी कहते थे। यह लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल था। यह सारे विश्व में पाई जाती है। चित्र 5.21 देखें। कायिक अभिलक्षण। वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल ग्रंथियों सहित मूल, तना सीधा अथवा प्रतान, पत्तियां सरल अथवा संयुक्त पिच्छाकार, एकांतर पर्णधार तल्पयुक्त, अनुपर्णी और जालिका शिरा विन्यास। पुष्पी अभिलक्षण में पुष्प विन्यास असीमाक्षी, फूल उभयलिंगी और एक व्यास सममिति, कैलिक्स, बाह्य दल 5, संयुक्त बाह्य दली, कोर स्पर्शी या कोर छादी, पुष्प दल विन्यास। कोरोला दल 5, विमुक्त दली, पेपिलियोनेस, पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी, स्टैंडर्ड मानक। अगले 2 पार्श्वीय पंख विंग तथा 2 अग्र सबसे भीतरी वाले जुड़कर एक नोतल बनाते हैं। पुष्पदल विन्यास वेक्सिलेरी। पुमंग 10 पुंकेसर, द्विसंधि और परागकोश द्विकोष्ठकी। जायांग अंडाशय एक अंडपी, ऊर्ध्ववर्ती, अनेकों बीजांड सहित एक कोष्ठीय, वर्तिका एकल।
फल, लेग्यूम, बीज एक से अधिक और अभ्रूणपोषी। पुष्पी सूत्र प्लस। चित्र 5.21 देखें। आर्थिक महत्व। इस कुल के सदस्यों में अनेकों प्रकार की दाल, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन और खाद्य तेल, सोयाबीन, मूंगफली का रंग, नील, तंतु, सनई, चारा, संसवेनिया और ट्राइफोलियम, सजावटी फूल, ल्यूपिन और स्वियपी, औषधि, मुलेठी के स्रोत हैं। 5.9.2 सोलेनेसी। यह एक बड़ा कुल है, प्रायः इसे आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। चित्र 5.22 देखें। कायिक अभिलक्षण। इसके पौधे प्रायः शाखीय झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना शाखीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा, सिलेंडराकार, शाखित, ठोस अथवा खोखला, रोमयुक्त अथवा अरोमिल, भूमिगत जैसे आलू, सोलेनम ट्यूबिरोसम। पत्तियां एकांतर, सरल, कर्मी, संयुक्त, पिच्छाकार, अनुपर्णी और जाली का विन्यास। पुष्पी अभिलक्षण। पुष्पक्रम एकल, कक्षीय, ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में। फूल उभयलिंगी और त्रिज्य सममिति। कैलिक्स 5 बाह्यदल, संयुक्त, दीर्घस्थायी, कोरस्पर्शी, पुष्पदल विन्यास। कोरोला 5 दल युक्त, संयुक्त, कोरस्पर्शी, पुष्पदल विन्यास। पुमंग 5 पुंकेसर, दललग्न। जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी, तिरछी अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, द्विकोष्ठकी, बीजांडासन, फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड। फल संपूर्ण या अथवा सरस। बीज भ्रूणपोषी या अनेक। आर्थिक महत्व। इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन जैसे टमाटर, बैंगन, आलू, मसाले जैसे मिर्च, औषधि जैसे बेलाडोना और अश्वगंधा, धूमक जैसे तंबाकू और सजावटी पौधे जैसे पिटूनिया के स्रोत हैं। 5.9.3 लिलिएसी। इसे प्रायः लिली कुल कहते हैं। यह एक बीजपत्री है और सारे विश्व में पाए जाते हैं। चित्र 5.23 देखें। कायिक अभिलक्षण। दीर्घकालिक शाख सहित भूमिगत शल्ककंद या कौर्म या प्रकंद। पत्तियां अधिकांश आधारी, एकांतर, लंबे, अनुपर्णीय, समांतर शिराविन्यास। पुष्पी अभिलक्षण। प्रथम पुष्पक्रम एकल या ससीमाक्ष, प्रायः पुष्पछत्र। फूल त्रिज्या सममिति, द्विलिंगी। परिदल पुंज, परिदल 6 3+3, प्रायः नली में जुड़े हुए, कोरस्पर्शी, पुष्पदल विन्यास। पुमंग 6 पुंकेसर, 3+3, दललग्न। जायांग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठकी जिसमें अनेकों बीज, स्तंभीय, बीजांडासन। फल संपुट, कभी कभी सरस। बीज भ्रूणपोषीय। पुष्पी सूत्र। आर्थिक महत्व। इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी जैसे ट्यूलिप या ग्लोरियोसा, औषधि के स्रोत जैसे एलो, सब्जियां जैसे एस्परगस तथा कोल्चिसिन जैसे कोल्चिकम, ऑटुमनेल देने वाले होते हैं। सारांश। यदि हम समस्त पादप जगत पर दृष्टि डालें तो पुष्पी पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृति तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। इनमें मूल तथा प्ररोह तंत्र भली भांति विकसित होते हैं। इनमें मूल तंत्र मूसला अथवा झकड़ा मूल पाई जाती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में मूसला जबकि एक बीजपत्री पादपों में झकड़ा मूल होती हैं। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रहण तथा यांत्रिक सहारे तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। प्ररोह तंत्र तना, पत्ती, पुष्प तथा फलों में बटा रहता है। तने के आकारी की अभिलक्षण जैसे गांठों तथा पोरियों की उपस्थिति, बहुकोशिक रोम तथा घनात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। तने भी विभिन्न कार्यों जैसे खाद्य संचयन, कायिक प्रवर्धन तथा विभिन्न परिस्थितियों में संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। पत्ती तने की पार्श्वीय ऊर्ध्व पर गांठ से बहिर्जातीय रूप में विकसित होती है। यह रंग में हरी होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया संपन्न हो सके। पत्तियां आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की स्तरिका के कटाव में सुस्पष्ट विविधताएं प्रदर्शित करती हैं। पादपों के अन्य भागों की भांति पत्तियां भी अन्य भागों जैसे प्रतान, चढ़ने के लिए तथा शूल संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। पुष्प एक प्रकार के प्ररोह का रूपांतरित रूप है जो लैंगिक जनन संपन्न करता है। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रम में विन्यस्त रहते हैं। यह संरचना ज्यामिति, अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, दलों, बाह्य दलों, अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में भी विविधता प्रदर्शित करता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। बीज एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप तथा जीवन क्षमता काल में विविध रूप के होते हैं। पुष्पी अभिलक्षण पुष्पी पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं। इसका वर्णन कुलों के
अर्ध तकनीकी विवरण से चित्रों सहित किया जा सकता है। अतः एक पुष्पी पादप का वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं। पुष्पी अभिलक्षण संक्षिप्त रूप पुष्पी चित्रों पुष्पी अंगों द्वारा निरूपित कर सकते हैं।